Everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about bone marrow transplantation. आज हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बोन मैरो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इंडिकेशन देखेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की नीड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फिर हम देखेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से और कितने तरीके का होता है। तो हम देखते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के 3 पार्ट्स हम देखेंगे एक एक करके। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड सिंजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फिर हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर हम कहें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बोन मैरो इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू दैट फिल्स द कोर्स ऑफ लार्जर बोन्स। इसका मतलब ये है कि जो बोन मैरो होता है वो सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं उनके कोर को फिल करने का काम करता है। जैसा कि इसके कवर पेज पे हमने दिखाया हुआ है, ये क्या है, बोन है, एक बड़ी सी लार्जर बोन है। ये इसका जो कोर है बीच का, है ना, उसको उस कैविटी को भरने का काम कौन करता है, बोन मैरो करता है, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। बोन मैरो जो होता है, इसके अलावा अगर अपन देखें, जो मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, तो बोन मैरो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह, है ना, इनके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसीजर इज़ यूज टू ट्रीट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिसको यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जिनकी लाइफ क्या है, खतरे में है, विद लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड इम्यून, जिनका जो इम्यून सिस्टम है, ब्लड है, वो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनकी जान के लिए ख़तरा बन चुका है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर आते हैं ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, एंड बोन मैरो कैंसर। कौन कौन से कैंसर, ब्लड कैंसर और बोन मैरो कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें जो अनहेल्दी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो अनहेल्दी सेल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, उनको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी सेल्स से। और ये जो हेल्दी बोन मैरो होता है ना, उससे स्टेम सेल्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है किसी मैचिंग बोन मैरो के डोनर से। मतलब कि किसी दूसरा कोई दूसरा पर्सन है जिसका बोन मैरो क्या है, जो पेशेंट है उसके बोन मैरो से मैच कर रहा है ना। तो ऐसे हेल्दी पर्सन के बोन मैरो से स्टेम सेल्स को निकाल करके जो अनहेल्दी या फिर कहें पेशेंट है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और फिर उसके अंदर उसकी हार्वेस्टिंग कराई जाती है, इन सेल्स को ग्रो कराया जाता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, इतना हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ डन टू ट्रीट अ नंबर ऑफ कैंसरस एंड नॉन कैंसरस कंडीशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है वो किस लिए किया जाता है, बहुत सारी कैंसरस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, और कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। कैंसरस कंडीशंस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आता है ल्यूकीमिया, मतलब कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा आता है, और क्या आता है, लिम्फोमा मतलब लंग कैंसर। नेक्स्ट है मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, इसमें क्या है, काफ़ी जगह, बहुत सारी जगह पर बॉडी के अंदर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनके लिए इन कैंसरस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर आती है नॉन कैंसरस कंडीशन, जैसे कि ए प्लास्टिक एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज़। फिर आती है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, उनको ट्रीट करने के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ करते हैं। एंड कंडीशंस अफेक्टिंग ब्लड, और ऐसी कंडीशंस जो कि ब्लड को अफेक्ट करती हैं किसी पर्सन के, जो कि उसके बर्थ से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की हम यूज़ करते हैं। फिर आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कितने तरीके का होता है। तो अगर बात करें टाइप्स की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो हमने शुरू में देखा था वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। ऑटोजेनिक, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
इसके बाद आता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इसके बाद आता है सिनजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो जो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनको लिया जाता है पर्सन से हैविंग द ट्रांसप्लांट बिफोर, मतलब कि ऐसे पर्सन से लिया जाता है जो जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बोन मैरो को ट्रीट कर रहे हैं, उसी पर्सन से हम उसी पर्सन के बोन मैरो को निकालते हैं। तो उसके बोन मैरो की सेल्स को अपन निकाल लेते हैं बिफोर किससे, मेन प्रोसीजर जो है। मेन प्रोसीजर क्या होता है, मेन प्रोसीजर में क्या होता है, जो उसकी बोन मैरो की सेल्स होती हैं, जो हार्मफुल सेल्स होती हैं, उनको रेडिएशंस और कीमोथेरेपी के थ्रू क्या किया जाता है, किल किया जाता है। रेडिएशंस और कीमोथेरेपी के थ्रू उनको क्या किया जाता है, किल किया जाता है। तो इस प्रोसीजर से पहले ही हम उसके बोन मैरो की सेल्स को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल करके, स्टेम सेल्स को निकाल करके प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। और इस कीमोथेरेपी के बाद उन सेल्स को दोबारा से उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक होता है बोन मैरो हार्वेस्टिंग और एक होती है पेरिफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग। तो ये 2 टाइप्स की होती है। इसमें नीचे कट गया है तो हम बता देते हैं। एक होती है बोन मैरो हार्वेस्टिंग BMH एंड दूसरी होती है पेरिफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग यानी कि PSCH। बोन मैरो हार्वेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो सेल्स होती हैं उनको लिया जाता है पेशेंट के बोन मैरो से और इस प्रोसीजर को क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग रूम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको जनरल या फिर लोकल एनेस्थीसिया दे करके क्या कर देते हैं, अवेक कंडीशन में ला देते हैं, यानी कि उसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद उसकी जो हिप बोन होती है वहाँ से क्या करते हैं, सेल्स को निकाल लेते हैं और उसकी कीमोथेरेपी, मतलब पर्सन की कीमोथेरेपी और रेडिएशंस के थ्रू उसके बोन मैरो की सेल्स को किल करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर इन स्टेम सेल्स को जो हिप बोन से हमने निकाली थी उनको उसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये क्या है, बोन मैरो, मतलब ये कोई एक पर्सन है, पेशेंट है, जिसमें से बोन मैरो को रिमूव कर लिया गया है और उसके ब्लड को बाहर निकाल लिया गया है। ये कहाँ से निकाला है, हिप बोन से रिमूव किया है। तो ये क्या है, बोन मैरो हार्वेस्टिंग ही है। फिर इसके ब्लड को रिमूव करके हमने क्या किया, इसमें से स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लिया सेकंड प्रोसेस में, और फिर थर्ड प्रोसेस में इन स्टेम सेल्स को हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, -170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, प्रिजर्व करते हैं इस टेम्परेचर पर। उसके बाद पर्सन को कीमोथेरेपी की हेल्प से उसकी बोन मैरो को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जब बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो गया तो फिफ्थ कंडीशन में जो स्टेम सेल्स हमने फ्रीज़ करी थी उनको दोबारा से उसकी ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कहाँ से करते हैं, उसको अपन थ्रू हर्ट करते हैं, क्योंकि हर्ट से क्या होता है, ब्लड होता है जो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसलिए ये क्या हो गया, एक BMH का ही एक टाइप हो गया, बोन मैरो हार्वेस्टिंग का ही एक तरीका हो गया। सेकंड है PSCH यानी कि पेरिफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसकी बॉडी के अंदर, वहाँ से अपन स्टेम सेल्स को रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद उनको सेम प्रोसीजर से क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस। सेकंड जो टाइप है वो क्या है, इसका सेकंड टाइप है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं उसको किसी दूसरे पर्सन से रिमूव किया जाता है, जिसको क्या किया जा बोलते हैं अपन, डोनर बोलते हैं। जो डोनर होता है वो क्या होता है, हेल्दी डोनर होता है, मतलब हेल्दी पर्सन जो होता है उसकी बॉडी से स्टेम सेल्स को रिमूव करके अपन किसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलोजेनिक, किसी दूसरे पर्सन की। अब इसके अंदर जो डोनर होता है ज़्यादातर क्या लिया जाता है, ऐसा डोनर लिया जाता है जो उस पर्सन से, उस पेशेंट की मतलब कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट है उससे डोनर की सेल्स मैच नहीं करती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे कि जो भाई बहन होते हैं, है ना, या फिर कहें पेरेंट्स चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डोनर। मतलब क्योंकि उनकी जीन्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, जैसे भाई बहन है तो उनकी जीन्स क्या है, सिमिलर हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ट्विंस होते हैं या फिर हम कहें जो सिबलिंग्स होते हैं उनको अपन इसमें अगर वो हेल्दी हैं तो उनके बोन मैरो से मैच करवा करके उनको एज अ डोनर हम यूज़ करते हैं। तो अ ब्रदर और सिस्टर इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ गुड मैच। समटाइम्स पेरेंट्स का भी हम वो ले सकते हैं। फिर चिल्ड्रन
से भी ले सकते हैं, अदर रिलेटिव्स भी गुड मैचेस हो सकते हैं। डोनर हु आर नॉट रिलेटेड टू द पेशेंट, ऐसे डोनर जो कि पेशेंट से रिलेटेड नहीं होते, येट स्टिल मैच, लेकिन फिर भी मैच कर रहे हैं, तो ऐसे डोनर्स को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? जो नेशनल बोन मैरो रजिस्ट्रीज़ हैं, है ना, वहाँ से हम ऐसे डोनर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने बोन मैरो को डोनेट करने के लिए अपनी जो नेशनल रजिस्ट्रीज़ होती हैं उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब किसी पर्सन को बोन मैरो की नीड होती है, तो वहाँ पर जब उसको कोई मैच नहीं मिलता, तो वो ऐसी रजिस्ट्रीज़ में जा कर के ऐसे पर्सन की बोन मैरो से उसकी सेल्स को मैच करवाया जाता है, और अगर मैच हो जाता है तो उस पर्सन के बोन मैरो को पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और इसके अंदर इसको एलोजेनिक ट्रांसप्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर किसका यूज़ करते हैं? ज़्यादातर जो सिबलिंग्स होते हैं, सिमिलर जीन्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिनजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर जो प्रोसीजर है उसमें पेशेंट जो होता है रिसीव करता है ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स को, जो कि उसके खुद के आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनसे, मतलब अपने भाई बहनों से ही, सिनजेनिक यानी कि सिमिलर जीन्स, है ना। तो ऐसे ही पर्सन से उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, तो इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। कंडीशनिंग है, स्टेम सेल इन्फ्यूज़न है जिसमें स्टेम सेल को मिक्स किया जाता है। इन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। नेक्स्ट है न्यूट्रोपेनिक फेज़, फिर आता है इनग्राफ्टमेंट फेज़, फिर आता है पोस्ट इनग्राफ्टमेंट फेज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनिंग की तरफ। तो द कंडीशनिंग पीरियड इज़ टिपिकली लास्ट फॉर 7 to 10 डेज़। जो कंडीशनिंग पीरियड है वो लगभग 7 से 10 दिन का होता है, और इसका पर्पज़ क्या होता है? बाय डिलीवरी ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। क्या करना होता है इसको? कीमोथेरेपी और रेडिएशन की हेल्प से इसमें से जो पर्सन है उसके बोन मैरो में से मैलिग्नेंसी यानी कि जो ट्यूमर वगैरह है उनको रिमूव करने का काम होता है कीमोथेरेपी का, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस भी किया जाता है, जिससे कि अगर हम उस पर्सन के अंदर जब नई स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो दूसरा पर्सन है उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को रिजेक्ट करने से रोकने के लिए हम उसके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स हैं या फिर जो अनहेल्दी सेल्स हैं उनको रिमूव करके स्पेस भी क्रिएट किया जाता है फॉर न्यू सेल्स, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई कंडीशनिंग की, जो कि चलती है 7 to 10 डेज़। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टेम सेल प्रोसेसिंग एंड इन्फ्यूज़न। अब क्या होता है, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्निक है वो कितने टाइम तक चलती है? लगभग 20 मिनट से घंटे भर तक के लिए ये प्रोसेस होती है, जो कि डिपेंड करती है अलग अलग वॉल्यूम के ऊपर कि कितना वॉल्यूम हम उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब जो स्टेम सेल्स होती हैं उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इन्फ्यूज़न के बाद, मिक्स करने के बाद प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो डी सेल्स होती हैं बॉडी की, है ना, उनको क्या किया जाता है? डिप्लीट किया जाता है। कैन बी परफॉर्म्ड टू डिक्रीज GVHD, जिससे कि किसको कम किया जा सके? GVHD को कम किया जा सके, यानी कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने ग्राफ्ट किया है, क्या ग्राफ्ट किया है? हमने स्टेम सेल्स को ग्राफ्ट किया, और किसके अंदर किया है? जो होस्ट है, जो पेशेंट है, जो कि रिसीव करता है, उसको बोलते हैं होस्ट। तो उसके अंदर क्या है, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ उसकी बॉडी की का जो इम्यून सिस्टम है, टी सेल्स हैं, वो उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन करेंगी, एक्शन लेंगी, है ना। तो इसलिए उस चीज़ को कम करने के लिए टी सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, जो इन्फ्यूज़न होता है वो CVL के थ्रू किया जाता है, और ये बिल्कुल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है बिल्कुल उसी के सिमिलर प्रोसेस है। नेक्स्ट है न्यूट्रोपेनिक फेज़, जो कि लास्ट होता है 2 से 4 वीक के लिए होता है, और इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, और उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि अगर कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से हील नहीं कर पाता, तो हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोन टाइप का हो जाता है, बहुत इजीली उसको कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, और एंटीबायोटिक्स की थेरेपीज़ दी जाती हैं, जो कि इस स्टेज से उसको निकलने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है इनग्राफ्टमेंट फेज़। ये फेज़ जो होता है वो कुछ वीक्स के लिए होता है, या फिर अपन कहें कुछ मंथ्स के लिए होता है, और इसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी हैज़ टू बी गिवन, है ना। तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा जो पर्सन होता है उसके अंदर बहुत सारी नई जो स्टेम सेल्स आई हैं उनकी वजह से नए नए तरीके की
जो कैपेसिटीज़ है वो भी उसके अंदर एक्वायर होती हैं, ठीक है। इसके साथ में जो फीवर बिगिन टू सबसाइड, जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको क्या है फीवर रहता है बिकॉज ऑफ लेस हीलिंग कैपेसिटी, तो इसकी वो फीवर भी क्या उतरने लगता है एंड इन्फेक्शंस भी उसके क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस फेज़ का जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि GVHD को मैनेज करना एंड प्रिवेंशन ऑफ वायरल, जो वायरल डिजीज़ हैं उनको रोकना, ये इसका सबसे बड़ा क्या है चैलेंज है। फिर आता है पोस्ट एनग्राफ्टमेंट फेज़, ये कुछ मंथ से लेकर के कुछ ईयर्स तक हो सकता है। हॉलमार्क ऑफ दिस फेज़ इंक्लूड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू टॉलरेंस, इसमें क्या होता है धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आती है टॉलरेंस के लिए। फिर वीनिंग ऑफ इम्यूनो सप्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक GVHD, जिससे क्या होता है जो इम्यूनो सप्रेसिव सिस्टम है, मतलब जो इम्यून सिस्टम हमने सप्रेस किया था वो भी क्या होने लगता है अब इम्प्रूव होने लगता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक GVHD, जो क्रोनिक GVHD डिजीज़ है उसको भी मैनेज किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और डॉक्यूमेंट्स में उसकी क्या मतलब इम्यून सिस्टम जो है दोबारा से क्या कर रहा है जो मतलब दोबारा से इम्पेयर हो रहा है, तो वो चीज़ भी अपन क्या करते हैं उसको नोट करते चलते हैं। फिर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं इस प्रोसेस के, इसमें क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसके अंदर अल्सर्स और डिसइंफेक्शन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यू टू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसमें अल्सर हो जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो ईजी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करता। फिर स्किन के अंदर रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो टेम्परेरीली क्या हो जाती हैं उनके अंदर हेयर लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स क्या हो जाती हैं वीक पड़ जाती है। लंग्स के अंदर न्यूमोनिया हो सकता है ड्यू टू लेस इम्यूनिटी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। फिर लीवर जो होता है उसमें जॉन्डिस जैसी बीमारी, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि उसकी क्या है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो इसलिए जो पर्सन है उसको ईजिली इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।